हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकिता और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर 6 जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आज के चैप्टर में हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम जानते हैं, हम अपनी जब सराउंडिंग में देखते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे नए सब्सटेंस बनते हैं। जैसे अगर हम पानी में शुगर को ऐड करें तो शुगर उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, ये भी एक चेंज है। या जब हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो वो भी एक चेंज है। या जब दूध ख़राब हो जाता है, वो खट्टा हो जाता है, ये भी एक चेंज है। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं हमारे आसपास, उनमें से कुछ चेंजेस जो हैं फिजिकल होते हैं, कुछ चेंजेस केमिकल होते हैं। तो हम दोनों ही चेंजेस को बारी बारी से पढ़ेंगे और इनको एक्टिविटी से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें फिजिकल चेंजेस के बारे में, हम एक पेपर का पीस लेंगे और उसको क्या करेंगे, स्क्वायर पार्ट्स में कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर से बताने की कोशिश की हुई है। हमने एक पेपर को स्क्वायर पेपर लिया और उसको क्या किया, हमने 4 स्क्वायर्स में कट कर लिया। और उसके बाद भी हमने एक स्क्वायर पार्ट को जो है अलग से फिर से स्क्वायर पार्ट में कट कर लिया। अब इनको एक साथ जोड़ के रखने की कोशिश करेंगे, क्या हम फिर से वही पेपर बना सकेंगे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम दूसरी एक्टिविटी देखें कि हमने एक चॉक लिया और उसमें पानी मिल उसको तोड़ा, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया और दोबारा से जो है वो चॉक बनाने की कोशिश की। तीसरी एक्टिविटी में ये दिखाया गया है कि हम एक गिलास जो है उसमें थोड़ा सा हम क्या लेंगे, आइस लेंगे, आइस क्यूब्स जो होते हैं उसको हम थोड़ी देर सन में रखेंगे तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएंगे, पानी बन जाएंगे और उसको दोबारा से जब हम फ्रीज़र में रखेंगे तो वो क्या होगा, आइस बन जाएंगे। तो ये सारे ही क्या हैं, चेंजेस हैं, जिसमें क्या हो रहा है, किसी में किसी की साइज़ चेंज हो रहा है, किसी में शेप चेंज हो रही है, किसी में स्टेट चेंज हो रही है। जैसे हमने आइस की बात की, उसमें जो है वो सॉलिड से लिक्विड बन गया। तो ये सारी क्या थी, किसी में साइज़ चेंज होना, शेप चेंज होना, ये सारी ही फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जब हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का साइज़ चेंज होता है, उसकी शेप चेंज होती है, कलर चेंज होता है या उसकी स्टेट चेंज होती है, तो इनको कहा जाता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जब ऐसा चेंज जो है किसी सब्सटेंस जो है जब ऐसे चेंजेस के अंडर से गुजरता है तो उसको कहा जाता है ए फिज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंज जो होते हैं जनरली रिवर्सिबल होते हैं और इसमें जो है कोई नया सब्सटेंस जो है वो बन के नहीं आता। जो एग्जिस्टिंग सब्सटेंस है उसी का जो है साइज, शेप जो है या कलर वो चेंज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस की अगर हम बात करें, हम अगर एक एग्जांपल से समझें, हमने आयरन देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन से हम बिल्कुल एक तरह से अच्छे से हम जानते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है। जब हम आयरन को जो है एक्सपोज रखते हैं एयर और वाटर, मतलब उसको खुला रहने देंगे, जब खुली हवा में जहाँ पे जो हवा है उसमें ह्यूमिडिटी होगी तो क्या होगा, आयरन के ऊपर एक ब्राउनिश सी लेयर बन जाती है जिसको कहा जाता है रस्ट। और ये जो सारा प्रोसेस होता है इसको रस्टिंग कहा जाता है। जैसे आयरन गेट्स जो होते हैं या पार्क्स में बेंचेस लगे होते हैं, ये सारे क्या हैं, आयरन के बने होते हैं और इजीली क्या हो जाते हैं, इनमें रस्टिंग हो जाती है। तो जो रस्ट ऊपर बनती है वो आयरन नहीं है बल्कि एक न्यू सब्सटेंस है। तो इसमें क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हुआ है। तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। दूसरी अगर हम एक्टिविटी देखें, अगर हम मैग्नीशियम की एक रिबन लें, मैग्नीशियम की रिबन, उसको जब कैंडल के पास लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, जलेगा, बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा और वाइट लाइट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद वो जलने के बाद क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली बाद में क्या रह जाएगा, सिर्फ पाउडरी ऐश, मतलब राख ही पीछे बच जाएगी। तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम को जो है उसको बर्न किया, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन के बिना जो है वो आग नहीं जल सकती, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है आग जलाने के लिए। तो हमने जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न किया तो हमारे पास क्या बचा, पाउडरी ऐश बची, सिर्फ एक राख बची जो कि थी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो फॉर्म हुआ। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करेंगे, हम पानी में मिलाएंगे। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब उसको पानी में, वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जो सोल्यूशन बनेगा, अब हम देखेंगे कि वो सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। इसके लिए हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि हम लिटमस पेपर से जो है इसे चेक करते हैं। जब जो सोल्यूशन जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है उसके कलर को, तो वो एसिडिक होता है। और जो सोल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है तो वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो हमने इसी तरह से जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो क्या फॉर्म हुआ हमारे पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक बेस है। और अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो हम लिटमस पेपर से इसको चेक कर सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एसिड है या
बेस है। तो जो ये नया जो सब्सटेंस बना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक नया सब्सटेंस है जो कैसे बना, जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उसको हमने पानी में मिलाया, जिससे कि हमारे पास बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी क्या था, एक नया सब्सटेंस था। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। एक और एक्टिविटी यहाँ पे हम देखेंगे, हम कॉपर सल्फेट को लेंगे जिसको नीला थोथा भी कहा जाता है, और उसको हम पानी में मिलाएंगे। पानी में हमने कॉपर सल्फेट मिलाया है, उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहते हैं HCl, ये एक एसिड है, उसको मिलाएंगे। तो क्या होगा, हमारे पास एक ब्लू कलर का सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। अब जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है, यहाँ पे कलर नहीं बताया, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन है। जब हमने पानी में कॉपर सल्फेट मिलाया, उसके बाद हमने उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो क्या हुआ, जो सोल्यूशन है उसका कलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है या तो एक आयरन नेल जिसको कील कहा जाता है, या तो एक आयरन नेल डालेंगे, या एक जो ब्लेड है वो डालेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसको आधे घंटे के लिए वैसे ही रहने देंगे। आधे घंटे के बाद जब हम चेक करेंगे तो जो सोल्यूशन है उसका कलर जो है वो ब्लू से हो जाएगा ग्रीन। तो सोल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा और जो ब्लेड है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाएगी। तो ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है, अगर हम उसकी बात करें तो जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया था, उसमें जब हमने आयरन डाला तो क्या हुआ, आयरन और कॉपर ने रिएक्ट किया और नया सब्सटेंस बना, दैट इज आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि ग्रीन कलर का हो गया क्योंकि पहले वो ब्लू कलर का था। और जो ब्लेड है जिसके ऊपर ब्राउन सी लेयर बनी है वो है कॉपर। तो इसका मतलब जब हमने कॉपर सल्फेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और उसमें आयरन डाला तो क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस बना, एक आयरन सल्फेट बना और दूसरा कॉपर। तो इस तरह से ये सारे क्या हैं, केमिकल चेंजेस। अब एक और एक्टिविटी हम देखेंगे ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। विनेगर जो कि हर एक घर में होता है, विनेगर हम जानते हैं, विनेगर लेंगे और उसमें हम बेकिंग सोडा मिलाएंगे। जब विनेगर में बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो कुछ आवाज़ आती है, हिसिंग साउंड आती है, हंस की आवाज़ आती है और एक गैस रिलीज़ होती है। वो जो गैस रिलीज़ होगी हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है विनेगर और बेकिंग सोडा। विनेगर और बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा जो है उसको एसिटिक एसिड, सॉरी जो विनेगर है उसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था, विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड जो है वो कहा जाता है। और जो बेकिंग सोडा है उसका जो केमिकल नेम होता है दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो विनेगर और बेकिंग सोडा को जब हमने मिलाया तो हमारे पास एक गैस रिलीज हुई जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। अब उसको हम पास करेंगे लाइम वाटर में। लाइम वाटर किस तरह से बनाएंगे, लाइम वाटर जो है थोड़ा सा चूना लेंगे, उसको पानी में मिलाएंगे, अच्छी तरह से हिलाएंगे और उसको थोड़ी देर के लिए वैसे ही रख देंगे। तो जो सॉलिड पार्ट है वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर का जो पानी का सोल्यूशन है हम उसको निकाल लेंगे, तो हमारा लाइम वाटर जो है वो तैयार है। तो जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास किया तो क्या हुआ, वो जो सोल्यूशन था वो मिल्की हो गया। सोल्यूशन क्या था, वो मिल्की हो गया और हमारे पास एक नया सब्सटेंस बन गया दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज़ हुई, जब हमने विनेगर में बेकिंग सोडा डाला। विनेगर में बेकिंग सोडा डालने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई। जब उसको लाइम वाटर से पास किया तो हमारे पास नया सब्सटेंस बना दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में बच गया वाटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस सेटअप में बेकिंग सोडा और विनेगर हमने यहाँ पे मिलाया और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हुई उसको हमने यहाँ लाइम वाटर से पास किया, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और नीचे क्या बच जाएगा, पानी दैट इज़ H2O। तो ये सारे क्या थे, ये नए सब्सटेंसेस थे। हमने देखा, हमने मैग्नीशियम को देखा, जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया तो हमारे पास एशेस बची थी। ठीक है, हमने बेकिंग सोडा और विनेगर को देखा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, जब उसको लाइम वाटर से पास किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। तो ये सारे क्या हैं, चेंजेस हैं। हमने जब कॉपर सल्फेट में आयरन को डाला तो हमारे पास दो सब्सटेंसेस बने दैट इज़ आयरन सल्फेट और कॉपर। तो ये सारे क्या हैं, चेंजेस हैं। तो ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं उनको केमिकल चेंज कहा जाता है। और एक केमिकल चेंज जो है उसको एक केमिकल रिएक्शंस भी
कहा जाता है। अब केमिकल चेंज बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। हमारे आसपास इतने सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। मेटल जो है उसको उसके ओर से, ओर क्या होता है, कच्ची धातु, उसमें से मेटल को जो है एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, तो उसमें भी केमिकल चेंजेस होते हैं। बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं जो करने पड़ते हैं। मेडिसिन हमारी बनती है वो भी केमिकल रिएक्शन से बनती है। तो जो भी यूज़फुल मटेरियल हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, ये सारे ही केमिकल रिएक्शन से बने होते हैं। तो केमिकल चेंजेस जो हैं उससे एक या दो जो है नए सब्सटेंसेस जो हैं वो बनते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अब सिर्फ नए सब्सटेंस ही नहीं बनते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब केमिकल रिएक्शन होता है तब प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि हीट हो गया, या लाइट हो गया, या रेडिएशन होगी। ये सारी चीज़ें या तो एब्जॉर्ब होंगी या रिलीज़ होंगी। साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, या स्मेल भी चेंज हो सकती है सब्सटेंस की, कलर जो है चेंज हो सकता है, या कोई गैस भी फॉर्म हो सकती है। तो ये सारे क्या थे, ये सारे केमिकल चेंजेस थे, जो कब हुए, जब हमारे पास एक सब्सटेंस जो है दूसरे सब्सटेंस के साथ मिला, तो उसने आगे जाके नया सब्सटेंस बनाया। जैसे खाना जो है जब वो ख़राब हो जाता है तो उसमें से कुछ ख़राब स्मेल आने लगती है, ये भी एक केमिकल चेंज है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपको एग्जांपल देके कि ये एक केमिकल चेंज है कि नहीं है। जैसे हम जब एप्पल काटते हैं, पोटैटो या ब्रिंजल काटते हैं, उसको जब थोड़ी देर के लिए वैसे ही रख दें तो उसके ऊपर ब्राउन सी लेयर बन जाएगी, ये भी एक केमिकल चेंज है। तो जो ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं ये केमिकल चेंजेस ही हो रहे हैं। तो अब हम अगर हम बात करें प्रोटेक्टिव शील्ड क्या होती है, एक ओजोन लेयर की जो प्रोटेक्टिव शील्ड बनी हुई है, हम सब ने उसके बारे में सुना है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे एक ओजोन लेयर की शील्ड बनी हुई है। ये क्या करती है, सन से जो रेडिएशंस आती हैं, हमें पता है सन से जो हीट अर्थ तक पहुँचती है वो रेडिएशन से पहुँचती है। तो कुछ हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ओजोन लेयर क्या करती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और उनको ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन में बदल देती है। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो अर्थ तक पहुँचेंगी और वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकती हैं। तो ओजोन जो है एक तरह से हमारे लिए नेचुरल शीट का काम करता है इन रेडिएशंस के अगेंस्ट। आगे हम पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है, तो हमने पढ़ा था कि जो भी आयरन आर्टिकल्स होते हैं, हम अपने घर की बात करें, हम अपने किचन में जो तवा यूज़ करते हैं वो भी आयरन का है। उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए वैसे ही रहने देंगे, अगर उसमें पानी लगा होगा तो उस पर क्या होगा, ब्राउन सी लेयर बनाएगी जो कि रस्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आयरन से बनी होती हैं। हमारे जो आसपास अगर देखें, ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक्स, ये सारी चीज़ें किससे बनी होती हैं, आयरन से बनी होती हैं। तो जब इनके ऊपर रेस्टिंग होती है, रस्टिंग, तो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है। रस्टिंग होती कैसे है, आयरन जब ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब कोई भी चीज़ आयरन की बनी हुई है, जब उसको दो चीज़ें मिल जाएंगी, ऑक्सीजन और वाटर। ऑक्सीजन जो है वो तो हमें पता है एयर में प्रेजेंट है। वाटर जो है किस तरह से प्रेजेंट होगा, वाटर वेपर्स के रूप में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो जो है आयरन को अगर ऑक्सीजन और वाटर मिल जाता है तो वो उनके साथ रिएक्ट करता है और रस्ट बनाता है, दैट इज़ आयरन ऑक्साइड, जिसको कहते हैं Fe2O3। ये है आयरन ऑक्साइड। इसने कैसे बनाया, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके। तो ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं रस्टिंग के लिए। तो हमने पढ़ा कि अगर रस्टिंग होती है तो आयरन आर्टिकल्स क्या होंगे, ख़राब हो जाते हैं। तो रस्टिंग को किस तरह से रोका जा सकता है, तो जो आयरन आर्टिकल्स हैं अगर हम उनके ऊपर पेंट कर देंगे या ग्रीस लगा देंगे तो क्या होगा, जो आयरन है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ कांटेक्ट नहीं बना पाएगा और रस्टिंग नहीं होगी। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि रस्टिंग को रोका जा सकता है। जैसे कि हम आयरन एक मेटल है, आयरन के ऊपर क्या करेंगे, जो है दूसरी किसी मेटल की कोटिंग चढ़ा देंगे, जैसे क्रोमियम हो गया, जिंक हो गया। इसकी जो परत चढ़ाने से क्या होगा कि ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए जो आयरन आर्टिकल्स हैं उनको जो है रस्टिंग से बचाया जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि हम दूसरी जो मेटल है उसकी लेयर चढ़ाते हैं, जैसे जिंक हो गया, उसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछ सकते हैं कि गैल्वेनाइजेशन में कौन सी मेटल की जो लेयर है वो आयरन के ऊपर चढ़ाई जाती है, तो आंसर है जिंक।
तो हम अगर देखें, हम अगर शिप्स की बात करें, शिप्स जो हैं बहुत बड़े-बड़े होते हैं, बहुत ये सारे ही आयरन से बने होते हैं। तो शिप का एक पार्ट जो है वो ज़्यादातर जो है मैक्सिमम टाइम वो पानी के नीचे रहता है। अब पानी में तो बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रस्टिंग के प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। तो क्या करना पड़ता है, अगर हम शिप को पेंट भी करेंगे तो भी जो है वो उसको रस्टिंग से नहीं बचा पाता। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, हर साल जो है शिप का जो पार्ट जो पानी में रहता है उसको हर साल क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, अगर इसके बारे में पढ़ें, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि जो हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, हमने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि जब न्यूट्रलाइजेशन होती है तो क्या होते हैं, एसिड और बेस क्या करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, पर उसमें प्रोड्यूस क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और कुछ सॉल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो हम क्रिस्टलाइजेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम एक एक्टिविटी से देखें, एक बीकर में हम क्या करेंगे, पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, मतलब HCl। हमने क्या किया, पानी लिया, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला और उसमें हम थोड़ा सा कॉपर सल्फेट का पाउडर डालेंगे। कॉपर सल्फेट का पाउडर डालेंगे और उसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे उसको। कॉपर सल्फेट को तब तक डालते रहेंगे जब तक कि और ज़्यादा कॉपर सल्फेट उसमें डिज़ोल्व ना हो, मतलब उसमें सैचुरेशन ना आ जाए। सैचुरेशन अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि कोई जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कम बनता है जब हम उसमें कोई सब्सटेंस डाल रहे हैं, एक टाइम के बाद वो सब्सटेंस उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, तो मतलब वो सोल्यूशन जो है वो सैचुरेट बन गया है। तो हमने कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है वो उसमें डाला और एक टाइम के बाद जो है सैचुरेशन पॉइंट आ गया, तो हम क्या करेंगे, उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, अगर हम देखें थोड़ी देर के बाद उसमें कॉपर सल्फेट के जो है वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रिस्टल्स बने हैं कॉपर सल्फेट के, इनको कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो ये थे बहुत सारे चेंजेस जो हमारे आसपास होते हैं, उनमें से कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं और कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। तो हमें जो है आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह से ये फिजिकल चेंजेस हैं या ये केमिकल चेंजेस हैं। फिजिकल चेंजेस वो हो गए जिसमें जो किसी सब्सटेंस की शेप, साइज़ या कलर चेंज होता है, और केमिकल चेंजेस वो हो गए जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो है वो नया सब्सटेंस बनता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर फिजिकल और केमिकल चेंजेस। इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम उसको MCQs की फॉर्म्स में करेंगे। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।